सामने हो मंजिल तो कदम न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो कदम न मोड़ना। जो दिल में हो उसे कभी ना छोड़ना। हर कदम पर हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारों को छूने के लिए जमीन नहीं छोड़ना। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका दिन मंगलमय हो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड का हमारा अगला पाठ। आरोह हमारी जो पाठ्य पुस्तक है और उसके कवि कौन है? त्रिलोचन, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कल आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने टेस्ट दिया, उसके अंक आपको बता दिए गए हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक रविवार को हमारा टेस्ट होगा जिसमें आप सभी प्रतिभागी बने। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कल भी मैंने देखा था कि आप बहुत लेट लेट आते हैं, कुछ बच्चे लेट आते हैं। आपको शुरू से ही क्लास ज्वाइन करनी है, आपको प्रारंभ से ही आना है। आप लेट नहीं आए। समय की कद्र करना हमें सीखना चाहिए। जो समय की कद्र नहीं करता है, समय उसकी कद्र नहीं करता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी लोग आ जाओ, हम पढ़ना प्रारंभ करें। और सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक आपको अच्छा लगे तो करें, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके, सभी को इसका घर बैठे लाभ मिल सके। आपको घर बैठे पढ़ाने के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप तैयार हैं? जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाए हमारे स्टूडेंट्स, हमें देर नहीं करनी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि त्रिलोचन को, जिनकी कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। आप देख पा रहे हैं चंपा को? ये चंपा, मैंने मान लिया है कि ये चंपा है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती। बहुत ही अच्छी कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कवि त्रिलोचन की। ओके, तो आप सभी तैयार होंगे? अब हम चलते हैं पढ़ने की ओर। देखो बच्चों, हमारा पाठ्यक्रम बदल चुका है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 11 में, जो सभी के लिए एक समान है। आरबीएसई, सीबीएसई, केवीएस, सभी विद्यालयों के लिए, ठीक है। तो आप इससे सब पढ़ सकते हैं। और आपकी क्लास के साथ जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं उनमें भी इन पाठों के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी यह उपयोगी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों? कवि त्रिलोचन पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए त्रिलोचन का आपका जो पाठ है उसमें तो कवि त्रिलोचन का जीवन और साहित्यिक परिचय दिया हुआ ही है, पाठ परिचय भी दिया हुआ है। लेकिन उससे अलग मैं आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कवि त्रिलोचन से संबंधित लेकर आई हूं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए क्या है। कवि त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 को कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। हम शाही बदल देते हैं क्योंकि इससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए स्लाइड का रंग आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड जैसा दिख रहा है ना? क्योंकि पाठ हमारा ऐसा है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो जैसा हमारा पाठ है वैसी ही आपके लिए कलात्मकता हम लेकर आए हैं। तो देखिए, कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ हुआ था? 20 अगस्त 1917 को चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में जगरदेव सिंह के घर में किसका जन्म हुआ था? कवि त्रिलोचन का जन्म हुआ था। और आपने, किसने? कवि त्रिलोचन ने, आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में किया तथा लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। क्या किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा लाहौर से शास्त्री की उपाधि, संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए आप। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बनारस से, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बनारस से विश्वविद्यालय तक के सफर में आपने दर्जनों पुस्तकें लिखी। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, वहां से लेकर आपने बनारस विश्वविद्यालय का सफर तय किया। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।
जिसमें इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी। बच्चों आप जानते हैं ना, बनारस विश्वविद्यालय भारत का बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसमें पढ़ना भी हमारे लिए गौरव की बात होती है। 1995 से लेकर 2001 तक आप जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, प्रगतिशील काव्य धारा त्रयी के 3 स्तंभ। जो कवि त्रिलोचन है बच्चों, वो प्रगतिशील काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। और इसकी प्रगतिशील काव्य धारा त्रयी, त्रयी का मतलब होता है 3 कवियों का संकलन। 3 कवि हैं जो प्रमुख माने गए हैं इस काव्य धारा के। उनके 3 स्तंभों में से एक है ये नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, और एक हमारे कवि हैं त्रिलोचन। जैसे मैंने कहा था, छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि बताए थे। कौन कौन देखे बताइए कमेंट्स करके। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और चौथा कौन था, सुमित्रा नंदन पंत। वैसे ही प्रगतिशील काव्य धारा त्रयी के 3 स्तंभ है, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, भाषा में प्रयोग धर्मिता को बढ़ावा दिया। आपने भाषा में प्रयोग धर्मिता का मतलब होता है आपने भाषा में नए नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया। ठीक है, प्रभाकर, वानर, हंस जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आपने क्या किया, प्रभाकर, वानर, हंस, आज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ये जो वानर पत्रिका है ना, इसका संपादन एक और कवि ने किया था, पत्रिका निकाली थी, नाम बताइए, कल के टेस्ट में मैंने आपसे पूछा था। ओके, हमारे महान कवि प्रगतिशील काव्य धारा त्रयी के आधार स्तंभ कवि त्रिलोचन की मृत्यु 9 दिसंबर 2007 में हुई। ठीक है, और आपका प्रथम काव्य संग्रह, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ बच्चों, 1945 में। आज हमारी जो इंक हमने ली है ना, हमारा जो स्लाइड है वो इसी रंग की है कि कुछ इसमें दिख ही नहीं पा रहा है। ओके, फिर से देखते हैं। ओके, आप देख तो पा रहे हैं, देखिए, धरती, आपका प्रथम काव्य संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। देखिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी एग्जाम पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि धरती काव्य संग्रह किसका है, त्रिलोचन का है, और कब प्रकाशित हुआ, 1945 में प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील काव्य धारा के त्रयी 3 कवियों में से कौन सा एक नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो चले हम आगे की ओर। देखिए बच्चों, आपका पाठ प्रारंभ हो चुका है। जैसा आपने अभी देखा था, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था, वासुदेव सिंह था। आपका जन्म हम पढ़ चुके हैं, 1917, चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर। आपकी प्रमुख रचनाएं धरती, धरती का प्रकाशन कब हुआ, 1945 में, इनका पहला काव्य संग्रह था। और गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये इनके काव्य संग्रह है। तथा देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्ति बोध की कविताएं, ये इनकी गद्य रचनाएं। ठीक है, गद्य रचनाएं हैं। हिंदी के अनेकों कोश के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है बच्चों, किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में। अनेक कोशों का निर्माण आप समझ रहे हैं, जैसे शब्दकोश होता है वैसे ही हर प्रकार के कोश होते हैं, संदर्भ कोश, शब्दकोश। तो इनके निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्लाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे कवि को, तो जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। अभी बताया था आपको, क्या बताया था, प्रगतिशील काव्य धारा त्रयी के प्रमुख कवि, और 2 कौन बताए थे, और नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह। रागात्मकता, संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी है। मतलब रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के साथ आप बहुभाषा विज्ञ, विज्ञ का मतलब जानने वाले, बहुत सारी भाषाओं के विद्वान भी रहे हैं। इसलिए इनके नाम के साथ क्या जुड़ गया बच्चों, शास्त्री जुड़ गया। लेकिन ये शास्त्रीयता कभी कविता के लिए बोझ नहीं बनती है। देखो, शास्त्रीय होने का मतलब होता है कि जो शास्त्रीयता होती है ना, वो कभी कभी हमको क्या करती है, नीरसता का अनुभव कराती है। लेकिन इनकी शास्त्रीयता बोझ नहीं बनती है।
त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। जीवन में निहित एक जो मंद मंद लय हमारे अंदर एक जो संगीत चलता रहता है, एक आनंद है, उसके कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा, प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। आप देखते हो कि कुछ कवि जो होते हैं ना, जो प्रबल आवेग के कवि है, जैसे हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग उत्साह जैसी कविताएं लिखते हैं, तो उसकी बजाय एक प्रबल आवेग, एक ओज, एक गर्जना, एक क्रांति दृष्टा कवि होने की बजाय ये जीवन की मंद लय के कवि हैं, जिनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। ओके, चलें बच्चों आगे की ओर। तो देखिए आगे, इनकी भाषा रोमानियत से मुक्त है। कवि की भाषा किससे मुक्त है? रोमानियत से मुक्त है। रोमानियत का अर्थ होता है प्रेम, रोमांस से भरा हुआ भाव। ठीक है, प्रेम रोमांस से भरा हुआ भाव रोमानियत होता है, इससे इनकी कविता जो है मुक्त है। छायावादी रोमानियत दिया है बच्चों। देखिए छायावाद में हमने पढ़ा था ना, कौन सा कवि पढ़ा था हमने छायावाद का? सुमित्रा नंदन पंत को अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था। तो मैंने बताया था छायावादी कवि क्या होते हैं। जो प्रेम, आध्यात्मिकता इनको अधिक महत्व देते हैं। वो प्रकृति के प्रत्येक तत्व में किसकी अनुभूति करते हैं? आत्मा में परमात्मा की छाया को देखते हैं। प्रेम से भरपूर आनंद, प्रेम की अनुभूति, प्रेम के से भरे रोमांच की अनुभूति उनके काव्य में होती है, जिससे कि इनका काव्य मुक्त है। तथा उसका ठाठ ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ये चीज? देखो शब्द भी ऐसे ही हैं, जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। ठेठ, ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। ठेठ जो हमारे आंचलिक शब्द है, इसका मतलब है कि इनके जो विचार है वो रूमानियत से मुक्त, कल्पनाओं से। छायावाद में अतिशय कल्पना भी देखने को मिलती है। रोमांच, प्रेम, अतिशय कल्पना, इनसे मुक्त इनका जो काव्य है ठेठ गांव की भाषा से। ठेठ का मतलब होता है पूरी तरह से ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है, गांव के यथार्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। समझ आ रहे हैं आपको ठेठ मतलब? ठेठ का मतलब, ठेठ हम कहते हैं ना, ठेठ वहां तक जाना है, यानी पूरी तरह से ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले, अंग्रेजी छंद है, ये छंद का नाम होता है बच्चों, अंग्रेजी छंद है सोनेट। सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और इस सोनेट छंद के रूप में इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटैला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया, त्रिलोचन, जो त्रिलोचन का कवि का मतलब यह है, त्रिलोचन का जो कवि मन है, मन से ही तो कल्पनाएं होती है और कल्पनाओं से कविता का सृजन होता है। तो त्रिलोचन के मन में जो कवित्व होता है, त्रिलोचन के मन से जो कवि बाहर निकलता है, वह बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय अंदाज में कविताओं को नया आयाम देता है। ठीक है, तो मतलब ग्रामीण देशज जो जिस जमीन से वो जुड़े हुए हैं, उसको चुटीले अंदाज में, व्यंग्य भरे और नाटकीय अंदाज में वो कविताओं को एक नई प्रस्तुति देते हैं। ये जब आप कविता पढ़ेंगे ना, ये तो आप जान जाएंगे कि कितना सुंदर चित्रण ग्रामीण संस्कृति का और वहां की भाषा के साथ जोड़कर कवि ने किया है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है, कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच में फांक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ता है। देखिए शब्द, देखिए कवि के कैसे, जैसा बता रहे हैं ना वैसे ही शब्द है। देखा, जमीन से जुड़े हुए, ठेठ गांव की जमीन से जुड़े हुए, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। दोनों के बीच फांक का अंतर, गुंजाइश, मतलब फांक का मतलब होता है, जैसे आपने संतरा देखा है, उसकी फांक होती है, संतरा देखा आपने, वो कैसे उसकी एक एक कली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और इस कदर वो एक साथ घुली मिली हुई जुड़ी हुई होती है कि उनके बीच का अंतर किसी को दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो जुड़ी हुई होती है। जब हम उनको खोलते हैं तो वो अलग अलग होती है, लेकिन उनके बीच में वो बिल्कुल एकाकार होती है। तो कवि का भी जो है कवित्व है, वह वस्तु और रूप की प्रस्तुति को इस कदर लय कर देता है कि उसमें फांक की भी जरा सी भी जो भेद की गुंजाइश नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए आगे देखते हैं हम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये जो हमारा मूल पाठ है बच्चों, चंपा इस कविता की नायिका है, जो एक ग्रामीण बालिका है। चंपा इस काव्य की नायिका है, जो एक ग्रामीण बालिका है। पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं, फिर चंपा के बारे में जानते हैं। चंपा काले काले अक्षर का मतलब होता है अक्षर। अक्षर से क्या बन गया बच्चों? अक्षर। तद्भव शब्द बन गया। तत्सम क्या होता है? अक्षर। और उससे क्या बन गया?
अक्षर। और काले काले क्या है बेटा, आप बताइए मुझे। देखिए विशेषण पढ़ते हैं ना, अक्षरों की क्या विशेषता है कि वो काले काले हैं, और इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा जाता है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अक्षरों की विशेषता है कि वो काले हैं, तो काला यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ठीक है, उनको विशेष बना दिया है। विशेषण किसको कहते हैं ये बताइए सबसे पहले, विशेषण किसे कहते हैं हम बताइए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अक्षर यहाँ पर क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, अक्षर कैसे हैं, काले काले हैं। ठीक है, तो काले काले अक्षर नहीं चीनती, चीनती यानी पहचानती, चंपा काले अक्षर नहीं पहचानती, इसका मतलब क्या पता चलता है कि चंपा निरक्षर है, चंपा अनपढ़ है, इसलिए वो नहीं पहचानती है। हम क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर होना, कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, ये लोकोक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। मतलब जैसे काली भैंस होती है, काले ही अक्षर होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति के लिए भैंस और जो काला रंग है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता है, इसलिए लोकोक्ति बता दी कि दोनों में कोई अंतर नहीं पहचान सकना। अब एग्जाम में है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती त्रिलोचन द्वारा रचित जो कविता है वो उसके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो धरती काव्य संग्रह से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धरती काव्य संग्रह से ली गई है। जो धरती काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, मैंने कहा था ना, बहुत ही प्रमुख काव्य संग्रह उनका, पीछे बताइए, जल्दी से कमेंट्स करो बच्चों। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि धरती काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, उनका पहला काव्य संग्रह था, बताया था ना। सभी मुझे आंसर देंगे इसका, मैं नहीं बताऊंगी। यह पलायन के लोक अनुभवों को, ध्यान से देखिए, यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कवि की जो ये कविता है, यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से, एक होता है मार्मिक, एक होता है मनोहारी। मार्मिकता का मतलब होता है मर्म को छू देने वाला, हमारे अंतर मन को छू देने वाला, ऐसी कविता है। पलायन का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, आपने देखा है कि गांव में जब उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 में आपने देखा था, कभी हमने सोचा था कि हमारे इतने सारे ग्रामीण भाई बंधु शहरों में रहते हैं। आपने देखा था कोविड-19 में जैसे ही ये उनके ऊपर संकट मंडराया, वो अपने घर की ओर लौटे, लौटे तो आपने देखा भारत के अंदर एक सैलाब सा आ गया था, एक सैलाब उमड़ पड़ा था जनसमूह का। दिल्ली हो, आगरा हो, उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर सड़क, हर रोड, हर चप्पा, हर गली के अंदर वो भाई बंधु ही चलते हुए नजर आ रहे थे। करोड़ों की संख्या में हमारे देशवासी बंधु पैदल पैदल चल रहे थे। देखा था आपने दिल्ली की एक दिन क्या स्थिति हो गई थी, इतने सारे मजदूर, इतने सारे श्रमिक अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे थे। यह नजारा था पहली बार जब वो शहरों से गाँवों की ओर पलायन कर रहे थे। लेकिन लोग गांवों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। वो चीज यहाँ बताई है कि जब गांवों में रोजगार नहीं होता है तो किस प्रकार से लोग शहरों के पलायन करते हैं, तो उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है, ये उनके अनुभवों को मार्मिकता के साथ ही कविता उजागर करती है। देखिए कविता में एक और अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है, बता दिया मैंने, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। देखिए काले काले जो विशेषण है वो शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अंतर विरोधों को उजागर करता है। जब आप कविता पढ़ेंगे ना तो आपको इस लाइन का मतलब पता चल जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कौन से अंतर विरोध है, आपसी विरोध हैं जिसको लेकर ये कविता लिखी गई है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जानते हैं ना कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे अंतर विरोध हैं। जो हमारे ग्रामीण भाई बंधु है वो शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निरक्षर है, अशिक्षित है, जिसके कारण जो ये शिक्षा है उनके लिए काला अक्षर के समान बन गई है और उनको क्या करना पड़ता है, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी ओर वो दारुण एक करुण जो जिसको हम कह सकते हैं ना, बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं करुणा से भीगा हुआ एक कड़वा सच और एक यथार्थ यहाँ पर उजागर किया है हमसे, हमारा उससे परिचय कराया कि किस प्रकार से आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। मैंने क्या बताया कि पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं बेचारे, शहरों की ओर पलायन करते हैं, वहां उनको बहुत सारी
जो है छोटी छोटी फैक्ट्री या कहीं भी वो रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने घरों से दूर हो जाते हैं और वर्षों वर्षों तक लौट कर नहीं आते हैं। तो पीछे घर वाले उनके अभाव को महसूस करते हैं। एक घर जो घर बनता है, घर ईंट गारे मिट्टी से नहीं बनता है, घर उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। तो घर टूट जाते हैं, मतलब परिवार वाले जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे की कमी को महसूस करते हैं, तो उनमें भावनात्मक जो संबंध होते हैं वो उनके टूट से जाते हैं, उनका संपर्क नहीं होता है। उस सच्चाई को यहाँ पर उजागर किया है। काव्य की नायिका चंपा, मैंने कहा था चंपा इस काव्य की नायिका है। काव्य की नायिका चंपा अनजाने में, ध्यान से देखिए, अनजाने में उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। कौन सी शोषक व्यवस्था? कि आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूट जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त जो अंतर विरोध है, ये चीजों से चंपा बिल्कुल अनजान है, क्योंकि वो एक अबोध मासूम बालिका है। लेकिन कवि जब उसको एक पंक्ति कहता है, एक बात कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, उसके बाद जो कवि बात कहता है, उस बात को सुनकर कवि जो चंपा प्रत्युत्तर करती है, और अनजाने में ही, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन कवि के कहने पर वह अनजाने में ही ऐसी शोषण व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो चीज यहाँ पर उजागर, क्योंकि चंपा को जिसकी अबोध बुद्धि में जितनी बात समझ में आती है कि कल को चंपा तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, कवि कहता है कि चंपा तुम पढ़ लो, नहीं तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो वह क्या कहती है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और वह ऐसी व्यवस्था का विरोध करती है। क्यों? वो कहती है कि क्यों ऐसी व्यवस्था होती है कि घर टूट जाते हैं, लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसलिए चंपा अनजाने में खड़ी हो जाती है। कई बार करते हैं ना हम, अनजाने में वो काम कर देते हैं जिसका हमको पता ही नहीं होता, और बहुत बड़ा काम हम कर जाते हैं, है ना। जहां कौन सी शोषण व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती है? जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। मैंने कहा था ना, अभी कवि चंपा को कहता है कि चंपा पढ़ लो, नहीं भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो उसको लगता है कि उसके भविष्य को खतरा है, तो वह अनजाने में ही उस शोषण व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है। देखना, कभी कभी आप बहुत छोटे हैं, ठीक है, आप बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, आपको दूसरे को मारना तो दूर, जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप है ना डर से जाते हैं। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं हो, और आपकी आपकी मम्मी है, जैसे उसके ऊपर कोई खतरा मंडरा है, उसको छोड़िए, मम्मी तो बड़ी है इसलिए आप नहीं करेंगे, आप चुपचाप रहेंगे, लेकिन आपका छोटा भाई है जो आपसे छोटा है, उसके ऊपर कोई खतरा मंडराया, तो आपको पता है कि वो मेरा छोटा भाई है, और आप रोज डरे हुए लेते हैं, लेकिन भाई को बचाने के लिए अनजाने में आप सामने आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, बहादुरी का परिचय देते हैं, और बहादुरी का परिचय देते हुए आप उसको बचा लेते हैं उस समस्या से। तो आपके अंदर का जो डर होता है ना, वो बाहर निकल जाता है, और आप सोचते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ठीक चंपा भी ऐसे ही खड़ी हो गई। कलकत्ते पर बजर गिरे, ये पंक्ति है किसकी? चंपा की। कि कवि कहते हैं कि तेरा पति कलकत्ता चले जाएगा और तू, तेरा घर भी टूट जाएगा, तू पढ़ ले ताकि तू भी साथ में जा सके। तो चंपा क्या कहती है कि ऐसे कलकत्ते पर वज्र गिरे, वज्र यानी बिजली गिर जाए, वज्र गिर जाए, ऐसे कलकत्ते पर वज्र गिरे की कामना वह करती है कि ऐसा कलकत्ता, मतलब चंपा को नहीं पता है कि कलकत्ता क्या है। चंपा ये मानती है कि जितने लोगों के घर टूटते हैं वो सब कलकत्ता चले जाते हैं, यानी कलकत्ता कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा है जो लोगों को अपनों से दूर कर देता है। तो वो कहता है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, क्योंकि उसकी बाल सुलभ बुद्धि है, वह एक अबोध बालिका है। तो वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, कलकत्ता समाप्त हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा कह के वह जीवन के खुरदरे यथार्थ, जीवन की सच्चाई को चंपा संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। ये पंक्ति है जो चंपा की, वह उसके जीवटता और संघर्ष को प्रकट करती है कि किस प्रकार से लोगों को अपना घर चलाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। तो चंपा इस प्रकार से जीवन के यथार्थ को उजागर करती है। ये है हमारा पाठ परिचय, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जो धरती काव्य संग्रह से लिया गया है, और चंपा इसकी नायिका है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ से जो हमारी कविता प्रारंभ हो जाती है। आज हम ये एक ही काव्यांश पढ़ेंगे, शेष जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको कवि त्रिलोचन का जीवन और साहित्यिक परिचय करना है। मैंने कवि त्रिलोचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख दिए स्टूडेंट्स। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। चंपा काले काले, बहुत ही सरल कविता है, ठीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। देखिए, मतलब कितनी साधारण सी बात को कवि ने अपने से जोड़ा है, कितनी अच्छी बात कही है। अक्षर का मतलब मैंने आपको बता दिया, अक्षर का मतलब होता है अक्षर,
चिन्हती का मतलब है पहचानती। अब ये कवि कह रहा है, कवि की जो पड़ोसी है चंपा, कवि जब पढ़ता है तो कवि कहते हैं कि जब मैं कभी पुस्तक पढ़ने बैठता हूँ, देखिए जो हमारा पाठ है उसकी भाषा बहुत ही सहज सरल देशज शब्दावली से युक्त है। ठीक है, तद्भव देशज शब्दावली से, आंचलिक शब्दावली से युक्त है। आंचल का मतलब आप जानते हो, जैसे हम कहते हैं ना मेवाड़ अंचल में रहते हैं, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, जो एक क्षेत्र विशेष होता है जिसमें वहां की भाषा का प्रभाव होता है, वहां के शब्दों का प्रभाव होता है, उसको कहते हैं आंचलिक शब्दावली। ठीक है, तो चिंती का अर्थ होता है पहचानना। कवि कहते हैं कि जब कवि पुस्तक पढ़ने लगते हैं, कवि जब कभी पुस्तक पढ़ते हैं, अपना काव्य सृजन करते हैं, कविता की भाषा खड़ी बोली ही है लेकिन उसमें वो बहुत ही सरल है, सहज है, आंचलिक तद्भव देशज शब्दावली का उसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रसाद गुण है, बहुत सीधी सहज भाषा में लिखा हुआ है। आप लिखते हैं ना काव्य सौंदर्य में, रस गुण अलंकार छंद सब लिखते हैं और छंद मुक्त कविता है। ठीक है, काले काले, काले काले शब्द में कौन सा अलंकार है बताइए, देखिए आपको कमेंट्स करके बताना है। काले काले शब्द की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? चिन्हती का अर्थ होता है पहचानती, और अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। चिन्नु, चिन्ह क्या होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं ना, ए आ ई क ख हम सभी लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है वही क्या है? लिपि है, यानी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका। तो मात्राएं लगती है ना, क ख ये सब लिखते हैं हम। कैसे ये सब स्वर निकलते हैं, जैसे ये लिखा हमने, ठीक है, क, ये किसकी मात्रा होती है बताइए? आ की मात्रा होती है। ये किसकी मात्रा होती है? ई की मात्रा होती है। और ये हमने क्या लिखा है? ऊ लिखा है। तो ये क्या है? सारे लिपि चिन्ह ही तो है। ठीक है, तो अब देखिए कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूं, कवि कहते हैं कि जब कवि पुस्तक पढ़ने लगते हैं, काव्य सृजन करने लगते हैं, तो चंपा पास में आ जाती है। भोली भाली अबोध बालिका मासूम चंपा जो निरक्षर है वह कवि के पास आती है, क्योंकि वह कवि की पड़ोसी है और कवि को पढ़ते हुए देखती है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा, उसने पढ़ाई कभी पढ़ा ही नहीं है, वह पढ़ना नहीं जानती है, तो उसके लिए क्या है, एक अनोखा काम होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, घर में कोई तो पढ़ा हुआ होगा? नहीं बच्चों, आज भी आप गाँव में कहीं जगह जाकर देखिए, आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि पढ़ना क्या होता है। उनके लिए पढ़ाई एक आश्चर्य है, एक अजूबे के समान है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जब वो काव्य सृजन करने लगते हैं, जब वह पढ़ने लगते हैं, तो चंपा पास में आ जाती है और वह इन काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। वह पुस्तक में लिखे हुए काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। देखो अक्षर है ना किसी भी रंग से लिखे जा सकते हैं, जैसे अभी मैंने लाल स्याही से लिखे हैं, लेकिन पुस्तक में किसमें आते हैं अक्षर? ज्यादातर किसमें आते हैं? अधिक से अधिक काली स्याही में आते हैं, तो काले अक्षर हो गए। तो चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, और जब कवि पढ़ने लगते हैं तो वह आ जाती है। कवि कहते हैं कि जब वह पढ़ने लगते हैं तो चंपा पास में आ जाती है, चुपचाप वहां खड़ी हो जाती है, और चुपचाप खड़ी होकर जो कवि पढ़ते हैं उसको वह सुना करती है। और जब कवि, जैसे जैसे मैं पढ़ूं अचरज अचरज, ये मैंने ऐसे पढ़ा अचरज, तो चंपा सुनती है कि ये सब एक जैसे हैं, काले हैं। समझ में आ रहा है? सारे अक्षर काले हैं, इसीलिए तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो सारे अक्षर एक जैसे हैं। चंपा सोचती है कि ये सबके सब काले हैं, फिर भी ये कवि जो है अलग अलग कैसे पढ़ लेता है? किसी में से क ख खा अलग अलग स्वर निकलते हैं ना, तो चंपा के लिए आश्चर्य हो जाती है कि दिखने में सारी चीजें एक जैसी है, फिर भी उनसे उसे आश्चर्य होता है कि अलग अलग प्रकार के स्वर कैसे निकलते हैं। इन काले काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकलते हैं, चंपा को इसे देखकर आश्चर्य होता है। जैसे हमने लिखा क, फिर हमने क्या लिखा? का लिखा ऐसे। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा? की। देखिए, ओके, जैसे ई की मात्रा है, ओके, हमने क्या लिखा? न, और न में हमने क्या लगा दिया? ई की मात्रा, तो क्या बन गया? नी। तो कवि जब चंपा को कहता है कि ये नी है, क्या है? नी है। उसके बाद में कवि कहता है कि देखो चंपा ये क्या है? क है, और इसमें ई की मात्रा लग गई तो की हो गया। अब बताइए मात्रा तो एक ही है ना, ई ई, लेकिन इधर हो गया नी, इधर हो गया की। तो चंपा को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही मात्रा है, काली है, एक में लगकर नी बन जाता है, एक में लगकर की बन जाता है।
तो ये सब सोचकर चंपा को बड़ा आश्चर्य होता है। कवि यह बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। चंपा की मनोदशा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने भी गांव में बहुत से लोगों को देखा है जिनके लिए पढ़ाई बिल्कुल अनजान है उससे। पहले बहुत था, क्योंकि कवि ने कविता कब लिखी थी? काव्य संग्रह 1945 में प्रकाशित हुआ था, धरती, पता है? तो ये उससे पहले की बात है। तो उस समय तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि काले अक्षर भैंस बराबर होना। आज भी कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जब कवि काव्य सृजन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो काव्य की नायिका जो चंपा होती है, उनकी पड़ोसी होती है चंपा, वहां पर आ जाती है। और जब वह काले काले अक्षरों को कवि को पढ़ते हुए देखती है तो चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही जैसे चिन्हों से अलग अलग प्रकार के स्वर कैसे निकलते हैं। फिर वह कवि को छेड़ती है, उनसे प्रश्न करती है। क्या क्या होता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको इतना ही करना है। तो काले काले क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, विशेषण है जो अक्षर की विशेषता बता रहा है। अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट्स करके, स्वर और व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई शब्द होती है। ठीक है, समझ में आ गया? स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। आज की क्लास इतनी ही होगी, शेष हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आपने इतना सुन लिया है, आपको बताना है मुझे स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। और सभी क्लास समय से ज्वाइन करें। सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, निरंतर अध्ययन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ओके, कल फिर मिलते हैं बच्चों। बाय।